जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। ठीक है, तो देखिए भाई, हम करते हैं स्टार्ट फिर से अपने अनसॉल्व को, जो हमारा चल रहा था 324 FG सेट नंबर 2। जो हमारा चल रहा था सेट, यानी कि सेट नंबर 2 था, पेपर कोड था 324 FG। ठीक है, तो ये हमारा पेपर कोड था जो चल रहा था 324 FG, जिसको हम करा रहे थे। तो इसके हमने कहां तक क्वेश्चन करा दिए थे भाई? क्वेश्चन नंबर हमने 3 के सभी खंड करा दिए थे, 3 के सभी खंड करा दिए। और मैं लेके आया हूं आपके लिए अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करता हूं, तो इसी बात पे आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन 4 में? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, है ना, क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर चौथे के का खंड की बात कर रहा है। क्या कह रहा है वो कह रहा है, यदि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 2k, और क्या दिया है? बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस के आपको दिया है, तो कह रहा है ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो भाई आपसे कहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करो। भाई ए क्रॉस बी ज्ञात करना। एक बात बताइए मुझे, जब भी आपको सदिश गुणन करना होता है तो सदिश गुणन कैसे करते हैं, ये तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो क्या वो मैं हूं तो बताने के लिए। तो अब देखते हैं भाई, उसने हमसे क्या कहा है कि यदि ए वेक्टर की वैल्यू ये है और बी वेक्टर की वैल्यू ये है, तो आपसे कहा है ए क्रॉस बी का मान निकालो। तो ए क्रॉस बी का मान निकालना है, तो देखें हल में हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, यानी जब भी क्रॉस निकालना होता, सदिश गुणन करना है, तो क्या करेंगे? सारणिक की सहायता से करेंगे, सारणिक की सहायता से करेंगे। तो आई जे के, ठीक, लिख दिया। अब देखो ए वेक्टर क्या है? 2 है, 2i 3j 2k, लिख दिया। अब बी वेक्टर देखें, 1i 2j 1k, ठीक। अब हम क्या करेंगे? इसका कर देंगे प्रसार। तो प्रसार कर दो, यानी कि मैंने क्या करा, i को लिया, इस पहले कॉलम को और पहली पंक्ति को छुपा लेंगे। क्या कर लेंगे? पहले कॉलम और पहली पंक्ति को इस प्रकार से मैंने छुपा लिया। जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 की 3 से इंटू कर दो, 2 की 2 से इंटू कर दो, बीच में माइनस लगा दो। बात समझ में आई? यानी कि आपको क्या करना है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लेना है, ठीक। जब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लोगे आप, तो बचा क्या? 1 की 3 से गुणा कर दो, 2 की 2 से गुणा कर दो। बात समझ में आ गई? यानी कि 1 की 3 से गुणा कर दी 3 हो गया, 2 की 2 से गुणा कर दी 4 हो गया, बीच में चिन्ह माइनस का आ गया, ठीक। अब यही काम आपको किस में करना है? जे के लिए। बस ध्यान रखना है कि जे बीच वाला आपका माइनस को लेना है, ठीक। माइनस लोगे। अब देखें भाई, पहली पंक्ति छुपा ली, है ना, पंक्ति वही छुपानी है। फिर दूसरे कॉलम को छुपा लिया, क्या बचा? 1 की 2 से गुणा कर दो, 1 दूनी 2, इस 1 की 2 से गुणा कर दो, 1 दूनी 2, बीच में माइनस, ठीक। अब देखें ऐसे ही के को लो। अब क्या? पहली पंक्ति छुपेगी, अब तीसरा कॉलम छुपेगा। 2 की 2 से गुणा कर दो 4, 1 की 3 से गुणा कर दो 3, बीच में माइनस आ गया। तो अब देखें
3 में से 4 जाएगा भाई, 3 में से 4 जाएगा। अब आपको 3 में से 4 जाएगा नहीं, लेकिन 4 में से 3 तो जाएगा। तो 4 में से 3 घटाओगे 1 बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का, यानी कि माइनस का। तो आई यहां कितना बचा? माइनस का 1। माइनस के जे 2 में से 2 गए 0, प्लस के 4 में से 3 गया 1। तो भाई ये क्या हो गया? माइनस का आई, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, प्लस का के हो गया। तो प्लस का के कैप आपका ये आ गया, है ना। तो आपका ये क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ गया। भाई यही तो निकलवाया है, यही तो इसका आंसर है। भाई क्रॉस ही तो पूछा था आपसे, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया गया है, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो ए क्रॉस बी का मान कैसे निकालोगे? भाई ए क्रॉस बी सदिश गुणन है, तो भाई सारणिक की सहायता से निकालेंगे। सारणिक की सहायता से निकालेंगे तो देखो भाई, सारणिक बना लिया आपने, आई जे के लिख लिया। अब देखो आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक 2 आ गया। ऐसे ही यहां पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक कुछ नहीं दिया तो 1 दे दिया। ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसका क्या कर दिया? प्रसार कर दिया। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना आ गया? माइनस का आई प्लस का के, यानी चुटकियों में आंसर आ गया, चुटकियों में आंसर आ गया। और ये जनाब 2 नंबर का है, और आंसर चेक कर लेते हैं। भाई बिल्कुल सही आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखें इसके खाखंड की ओर, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। क्या कह रहा है अगला खंड? अगला खंड आपसे कह रहा है कि यदि अगला खंड यानी कि चौथे का खा खंड है, खा खंड कह रहा है कि यदि a बराबर आपको 6, 9, 2, 3 आपको दिया हुआ है, तथा आपको दिया गया है b कितना? 2, 5, 0, 7, 8, 9 आपको दिया गया है। तो ए बी का मान ज्ञात करो। तो ए बी को ज्ञात करो, ए बी ज्ञात करना है आपको, ए बी ज्ञात करो। तो भाई ए बी ज्ञात करो। ए बी का मतलब क्या है? ए गुणा बी, यानी ए की आपको बी से गुणा कर देनी है। तो ध्यान रहे आप व्यू में गुणा कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको भी बता रखा है, पिछले वीडियो में भी बनाया था, मैंने बताया था कि पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से करते हैं। यानी पंक्ति को उठाओ, स्तंभ के ऊपर रख दो, क्या आ जाएगा? आपका गुणा हो जाएगी। तो देखें बहुत ही आसान तरीके से, तो देखें हमने क्या लिखा, हल। भाई आपको ए बराबर दिया है 6, 9, 2, 3 और बी बराबर दिया है 2, 5, 0, 7, 8, 9। तो हमने क्या करा? ए बी करना है, तो हमने 6, 9, 2, 3 और इनटू में लिख दिया 2, 5, 0, 7, 8, 9 लिखा। अब देखें हम करते हैं गुणा, यानी पंक्तियों की गुणा किससे करनी है? स्तंभ से करनी है। तो ये तो पंक्ति है, जब ये पंक्ति है तो रखो स्तंभ के ऊपर। जब ऊपर रखोगे तो इस अवयव की गुणा इस अवयव से, इस अवयव की गुणा इस अवयव से, यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसकी पहली पंक्ति पहला कॉलम। समझ में आया? तो देखें भाई, पहली पंक्ति पहला कॉलम का अवयव कितना है? यानी a11 6 है, तो इसका a11 कौन सा है? 2 है। तो इसको उठा के रखा मैंने इसके ऊपर, तो 6 की 2 से गुणा हो गई, 6 गुणा 2 प्लस, या लिख देता हूं डायरेक्ट में गुणा करके, 6 की 2 से गुणा करी, 6 दूनी 12, 9 की 7 से गुणा, 9 सत्ते 63, फिर 6 की 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30,
9 की 8 से गुणा करो, 9 अट्ठे 72, 6 की 0 से गुणा करो 0, 9 की 9 से गुणा करी 81। ठीक है, इतना आ गया। अब देखें, अब इस पंक्ति की मैंने इन तीनों स्तंभों से गुणा करा दी। अब क्या करेंगे, अब इस पंक्ति की, इस पंक्ति गुणा होगा इनसे, तो यानी पंक्ति तो रह गई अभी, तो इस पंक्ति की गुणा करेंगे इन तीनों स्तंभों से, यानी 2 की गुणा कर दो 2 से, 2 दूनी 4, 3 सत्ते 21, 2 की 5 से करी 2 पंजे 10, 3 के 8 से करी 3 अट्ठे 24, 2 की 0 से करी 0, 3 की 9 से करी 3 निम 27। ठीक है, अब ये आपने कर दी। अब मैं इनको जोड़ भी तो दूं, तभी तो होगी गुणा पूरी। तो ए बी बराबर क्या आएगा, 12 में 63 जोड़ दो, 12 में 63 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5, 6 और 1 7, यानी कि 75 हो गए। अब क्या होगा, 72 में 30 जोड़ दो, तो 2 और 0 2 हो गए, 7 और 3 10 हो गए, यानी कि 102 हो गया। ठीक, 0 में 81 जोड़ोगे भाई, ये तो 81 हो गया। जोड़ दिए तीनों ये। अब 21 में 4 जोड़ो, कितने हो जाएंगे, 25। 21 में 4 जोड़ दिए, कितने हो गए, 25। 10 में 24 जोड़ दिए, कितने हो गए, 34। और 27 में 0 जोड़ दिए, कितने हो गए, 27। तो भाई ये हो गया इसका क्या, आंसर, है ना। तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, क्या सही आंसर आया है। तो भाई बिल्कुल सही आंसर आया है, यही आया है, ए और बी का गुणनफल। यानी कि आपसे कहा क्या था, आपसे यही तो कहा था उनने कि ए बराबर आपको दे रखा है कितना, 6 9 2 3, और बी बराबर आपको 2 5 0 7 8 9 ये दिया है आप व्यू में। तो यानी कि आपसे कहा है ए और बी ज्ञात करो, यानी ए इंटू बी ज्ञात करो, ए बी ज्ञात करो। तो ए इंटू बी ज्ञात करो या ए बी ज्ञात करो, बात तो एक ही है, यानी आपको करनी तो ए की बी से गुणा ही है। तो हमने क्या करा, ए आपका ये है, बी ये है, लिख लिया हल में। तो ए बी यानी गुणा करिए ए की बी से, तो ए आपने ये लिखा और बी आपने ये लिखा। अब इसकी और इसकी मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो गुणा कैसे करते हैं, मैंने बताया है कई बार, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है, पंक्तियों की गुणा स्तंभों से होती है। तो ये तो पंक्ति है और ये स्तंभ बना दिए मैंने, तो 6 9 की गुणा इससे हो जाएगी, इसी पंक्ति की इस स्तंभ से, इसी पंक्ति की इस स्तंभ से। भाई मंदिर में प्रसाद तो सबको देते हो, तो छोड़ोगे कैसे, यानी इसने स्टार्ट किया देना, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, फिर ये दे रहा है, इसने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, सभी को तो दोगे, छोड़ोगे नहीं एक को भी, है ना। तो देखें, तो 6 9 है, यानी उठा के मैंने इसको घुमा के ये रखा, तो 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63 आ गया। फिर 6 को ऐसे रखा, 6 पंजे 30 और 9 अट्ठे 72 आ गया। फिर 6 की 0 से करी 0 और 9 की 9 से करी 81। क्या समझे, ऐसे ही मैंने इसकी इस पंक्ति को उठा के यहां रखा, 2 दूनी 4 और 7 3 21 हो गया। इसको उठा के यहां रखा, 2 पंजे 10 और 3 अट्ठे 24 हो गया। इसको यहां रखा, 2 की 0 से करी 0, 9 की आपने 3 से करी 27 हो गया। तो भाई जोड़ दिया, 12 और 63 कितने हो गए, 75, 372, 102, 0 और 81 81 हो गए, 21 और 4 25, 10 और 24 34 हो गए, 0 27 27 हो गए। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, है ना। यही तो आंसर है भाई, यही तो आंसर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए आपने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हम इसे रफ कर देते हैं। तो रफ कर दिया मैंने इसे। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर, जो भी मेरे नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। ये शेयर करने की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, है ना, ताकि दूसरे दोस्तों को भी आपका इसका बेनिफिट मिल सके। इसलिए दवा दब शेयर करते रहिए।
तो भाई देखिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है? अगला खंड तो भाई समाकलन का आ गया। समाकलन करना है तो भाई समाकलन करना है तो देखिए भाई, भाई चौथे का गा खंड है। कौन सा है? गा खंड। आपसे कहा है समाकल, इंटीग्रेशन, यानी कि किसका करना है? log x dx का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। भाई 2 नंबर में है, और इससे ज्यादा आसान क्या होगा? सिर्फ फार्मूला लगाना है, आंसर लेके आना है। तो भाई देखें, भाई आपसे कहा है समाकल ज्ञात करो, समाकलन ज्ञात करो। आपको किसका निकालना है? log x का निकालना है। तो भाई देखें, हमने क्या करा? मान लिया I बराबर इंटीग्रेशन log x dx, मान लिया। अब भाई एक बात बताओ, log x का समाकलन का होता नहीं है ना, क्योंकि log x का तो अवकलन होता है। तो log x का समाकलन कैसे हो जाएगा? उसका उल्टा होते हैं एक दूसरे के। भाई अवकलन और समाकलन एक दूसरे के कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, है ना। तो कह सकते हो। तो भाई अब हम क्या करते हैं? तो लिख लेता हूं मैं I बराबर 1 इंटू log x। भाई 1 तो सबकी गुणा में होता है। जब 1 सबकी गुणा में होता है तो मैंने यहां भी 1 गुणा में log x लिख लिया। बात क्लियर है? भाई 1 इंटू log x लिख लिया, क्योंकि 1 से इसकी गुणा करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, log x ही तो रहेगा वो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। जब लिख सकता हूं तो अब मेरा हो गया इसमें बेनिफिट। क्योंकि मैंने क्यों करा ऐसा? क्योंकि मेरा सब फायदा है। भाई हर कोई अपने फायदे इसी सोचता है कि मेरा फायदा हो, मेरा फायदा हो। तो यहां मैं भी तो फायदा ही सोचूंगा। भाई log x ने कहा ये निकालो, तो मैंने अपने फायदे के लिए यहां पे इंटू में 1 लिख लिया। उसका फायदा क्या मिला? मैं लगा दूंगा फार्मूला, है ना, फार्मूला लगा दूंगा। अब फार्मूला क्या होता है समाकलन का? भाई समाकलन का फार्मूला होता तो है, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कौन सा फलन। अब ये 2 फलन है, अब एक ये है और एक ये है। तो अब इसमें कौन सा पहला फलन होगा, कौन सा दूसरा होगा, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो भाई आपने पढ़ा होगा आइलेट, है ना। तो आइलेट पढ़ा होगा। I माने इनवर्स, L माने लॉग, A माने अलजेब्रा, T माने ट्रिग्नोमेट्री, E माने एक्सप्रेशन सीरीज, है ना। तो ये पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि जो चीज पहले आएगी उसको पहले मानोगे, है ना, उसको पहले मानोगे। तो ये क्या है? I तो दिया है भाई। I माने क्या होता है? इनवर्स वाला फंक्शन। तो इनवर्स तो फंक्शन है नहीं इसमें, लेकिन L का मतलब तो होता है लॉग। लॉग तो दिया गया है, तो ये हो गया आपका पहला फंक्शन। उसके बाद क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा माने ये बन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये हो गया आपका दूसरा फलन। बात आ गई समझ में, है ना। तो ये आपको क्या करना है? आइलेट के अकॉर्डिंग मानना है। तो भाई कौन सा फर्स्ट मानेंगे, कौन सा सेकंड मानेंगे, ये जरूर ध्यान रखना। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये लॉग क्या है? पहले आ रहा है अलजेब्रा से, क्योंकि ILA यानी L पहले है, A बाद में है ना। तो L पहले है तो L माने लॉग वाला पहले है, A वाला बाद में है। तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे ही मानोगे। अगर आपने उल्टा कर लिया तो आंसर नहीं आएगा बाबूजी। तो हम क्या कर लेते हैं? ये हमारा पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो देखिए आप लगा दे फार्मूला। अब लगाएंगे गुणनफल का फार्मूला। अब लगाओ, क्या होता है भाई? फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, यानी पहला फलन ऐसा ही रखेंगे। दूसरे का करेंगे समाकलन। दूसरे का समाकलन हो गया, यानी दूसरे का 1, दूसरा कितना? 1 ही तो है। 1 इंटू dx, इसका कर दिया समाकलन। जब इसका समाकलन हो गया तो अब क्या करेंगे? माइनस, फिर पहले वाले का कर दो अवकलन, यानी d/dx ऑफ log x। फिर दूसरे का करोगे समाकलन, यानी 1 इंटू dx। फिर पूरे का समाकलन, तो कर दिया भैया पूरे का समाकलन।
हो गया। तो अब देखें, ये हो गया log x और 1 का कितना हो गया, x हो गया, क्योंकि x dx दिया ना, तो x के सापेक्ष में, तो माइनस, अब इंटीग्रेशन d अपॉन dx ऑफ log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, याद आ गया। तो ये होता है 1 अपॉन x और ये होता है x, तो भैया x से x कैंसिल हो गया। आई बात समझ में? जब x से x कैंसिल हो गया तो देखें यहां क्या बचा, यहां बचा x इंटू लॉग x और माइनस यहां कितना बचा, इंटीग्रेशन, यहां तो 1 रह गया, इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो भैया 1 का भी तो कर दो, क्यों देर लगा रहे होती, 1 का कितना होता है x और प्लस कांस्टेंट लगा दिया c, हो गया। अब x log x माइनस का x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब देख लो पीछे आंसर यही है, हाँ जी बिल्कुल यही आंसर दिया, सेम टू कॉपी, है ना, यही आंसर दिया है। तो कितना आसान था, 2 नंबर में दिया था इंटीग्रेशन, इतना सा 2 लाइन का, बस क्या है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या करा मैंने, आपको करना था समाकलन ज्ञात करना था किसका, log x dx का। तो भाई log x dx का समाकलन करना था, समाकल करना था या समाकलन करना था, बात एक ही है ना। तो भाई सॉल्यूशन में क्या करा मैंने, i बराबर log x, इसको मैंने 1 इंटू log x मान लिया, बराबर log x, भाई फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान लिया आइलेट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऐसा, ये सेकंड आ गया, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही, सेकंड का समाकलन हो गया माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो log x आ गया, 1 का x हो गया, माइनस अवकलन करा log x का 1 अपॉन x, इसका समाकलन x हो गया और x से 1 अपॉन x कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1। जब 1 रह गया तो भाई log x इंटू x यानी x log x हो गया और 1 का कितना हो गया x हो गया, x हो गया प्लस कांस्टेंट c, है ना। बहुत आसान है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसे नोट कर सकते हो। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, कौन सा खंड, घा खंड। तो भाई गा खंड हो गया, घा खंड देखते हैं अब हम चौथे के घा खंड की ओर बढ़ते हैं। तब तक मेरे चैनल को शेयर करना ना भूले, शेयर करते रहिए दबादब, बिल्कुल एकदम शेयर, जितना शेयर हो सके अपने दोस्तों उतना शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं, अपने जितने भी पड़ोसी हैं सबको शेयर करिए, जो आपके साथ में हो, 12th क्लास में हो तो 12th क्लास वालों को, सभी को जिनके पास मैथ है सबको शेयर कर दीजिए, ताकि वो ये अनसॉल्व करके अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, है ना। इसका बेनिफिट अकेले मत लेना कि अकेले ही आप करें, सबको शेयर करो, सब फायदा लें इस चीज का, है ना। तो देखिए हम बढ़ते हैं इसके खंड गा खंड की ओर। तो घा खंड क्या कहा है आपसे, चौथे का घा खंड कहा है, क्या कहा है भाई, साइन एक्स की होल पावर कितनी दी है, कॉस एक्स दी है, साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स दी है, का एक्स के सापेक्ष, का एक्स के सापेक्ष क्या कहा है, अवकल गुणांक ज्ञात करो, अवकल गुणांक ज्ञात करो। तो अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन आए, इस प्रकार के क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, तो भाई जब भी, कहने का मतलब ये हुआ मेरे, फलन के ऊपर फलन की घात दे रखी है भाई, साइन एक्स यानी एक्स इसमें फलन ही तो है, एक्स फलन है और फलन की ऊपर फलन की घात दे रखी है, यानी एक्स की घात एक्स के रूप में दे रखी है। तो आपको कैसे हल करना है, सिंपल का तरीका है, सिंपल सा, कि सीधे बिना सोचे समझे लॉग ले लो, है ना, हाँ जी लॉग ले लो। तो बिल्कुल सही बात है, लॉग ले लो, हम लेंगे लॉग, हम भी लेंगे भाई। तो देखें हम करते हैं हल, सॉल्यूशन। तो भाई सबसे पहला काम, हमने इसे लिख लिया y बराबर साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स, बात क्लियर। अब देखें हमने क्या लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग ले लो।
तो भैया log y हो गया और यहां हो गया log sin x की होल पावर cos x। अब log का नियम होता है, क्या होता है कि कोई भी जो पावर होती है log में वो log से पहले आ जाती है। तो ये क्या है cos x, तो पावर है, इसको हम क्या कर लेंगे पहले ले लेंगे। तो log y बराबर कितना हो गया cos x इंटू log sin x हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन। अवकलन बोले तो डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल करेंगे। तो लिख दिया मैंने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई, मैथ तो हमारी वही रहनी है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ ऑन बोथ साइड। तो भाई कर दो। तो log y का अवकलन कितना होता है, तो log x का 1/x होता है, तो यहां पे क्या हो गया 1/y हो गया। लेकिन ध्यान रहे x के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका दोबारा करोगे तो y का dy/dx हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे log x होता तो 1/x हो जाता, उसके बाद x का दोबारा करते 1 हो जाता, उसको नहीं लिखते तो 1/x रह जाता। अब ये मत कर देना कि यहां पे 1/y कर दो खाली और dy/dx ना लिखो, है ना। अगर यहां पे ये y के सापेक्ष करते तो हाँ आप 1/y लिख सकते थे, बात समझ में आ रही ना। अगर आप यहां पे विद रिस्पेक्ट टू y होता तो log y का अवकलन 1/y होता, लेकिन यहां तो x है तो ये कितना हो जाएगा 1/y dy/dx। ये गलती ध्यान रखना हमेशा। तो अब इसमें ये हमने फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। अब दो फलन इनटू में जो देखें आपको तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहला फलन SI cos x SI log sin x का अवकलन यानी d/dx ऑफ log sin x, ठीक। फिर प्लस log sin x SI d/dx ऑफ cos x, दूसरे फलन हो गया। बात क्लियर। अब देखें, अब हम क्या करते हैं भाई 1/y dy/dx cos x दे रखा है, ये ऐसे ही रखा। भाई log sin x का अवकलन करोगे log का 1/sin हो गया। भाई हमने करा 1/sin x, तो sin x का दोबारा भी तो करेंगे। sin x का दोबारा करोगे कितना आएगा cos x आएगा, तो लिख दिया हमने भाई cos x। अब बीच में क्या है चिन्ह प्लस का, log sin x ऐसे ही रहेगा, तो log sin x ऐसे ही रहेगा, तो वो आपका ये आ गया। और cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। आ गई बात समझ में, माइनस का sin x हो जाएगा। तो भाई 1/y dy/dx cos की cos से इंटू हो गई cos स्क्वायर x बटे sin x हो गया, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, sin x ये हो गया, log sin x ये हो गया, ठीक है। sin x हो गया और log sin x हो गया। तो अब मैंने लिख दिया, तो अब y को मैं क्या करता हूं इस साइड लेके जाता हूं, तो ये हो जाएगा dy/dx y इंटू में हो गया cos स्क्वायर x अपॉन साइन x हो गया, माइनस का साइन x इंटू log साइन x हो गया। अब y की वैल्यू भी पुट कर दो, dy/dx। y हमने कहा था, y हमारा ये रहा, क्या है साइन x की पावर cos x है, तो हमने लिख दिया साइन x की होल पावर cos x और इनटू में cos स्क्वायर x अपॉन साइन x माइनस का साइन x इंटू log साइन x।
ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जब फाइनल आंसर हो गया आपको, अब मैं चेक कर लेता हूं, आंसर यही है इसका। अब मैं चेक करता हूं तो भाई देख लेते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बस लेकिन फर्क क्या है, थोड़ा सा इन्होंने कर दिया, हम क्या करते, हम भी कर देते हैं भाई ऐसा, है ना। लेकिन अब आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या करा, चेंज, ये अपॉन का सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, है ना। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर देते हैं। इसमें करना क्या है इन्होंने, खाली भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो भाई साइन एक्स की होल पावर कॉस एक्स तो यही रहेगी। भाई कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको मैं एक कॉस को मैंने अलग कर लिया और एक कॉस बटे साइन को कॉट लिख दिया, तो कॉस बटे साइन कॉट ही तो होता है, तो लिख दिया मैंने कॉट एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। तो भाई ये लिख दो चाहे ये लिख दो, आप दोनों में से कहीं भी आंसर छोड़ सकते हो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। मजा ले कि टीचर की नंबर काट ले, आप यहां पे छोड़ दो या यहां पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन सिद्ध करने को होगा तो आपको यही छोड़ना पड़ेगा। अगर सिद्ध करने को कह दिया ये चीज आपको सिद्ध करनी है तो लाना पड़ेगा, लेकिन सिद्ध करने को नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कह दिया अवकल गुणांक ज्ञात करो, तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो और यहां पर भी छोड़ सकते हो आंसर आपका, ठीक है। कोई नंबर नहीं कटेगा फिर, यानी 100% आपको अगर आपने किया है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। कोई भी माई का लाल आपके नंबर नहीं काट सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। अगर आप चाहे यहां छोड़ दो या यहां छोड़ दो, है ना। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे। देखिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि इसके घाखंड तो हो गया, यानी अब बढ़ते हैं, चौथे के चारों खंड हो चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 की तरफ बढ़ते हैं, तब तक बढ़ने से पहले मैं इसको रफ कर दूं, और जब तक मैं इसको रफ करता तब तक आप मेरे चैनल को शेयर करते रहिए जम के, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें। बेल आइकन दबा देने का फायदा आपको ये मिलेगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी या कुछ होगा तो अब आपका उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो देखिए, सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखें भाई, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही आसान है। 5 नंबर में दिया भाई, मेरे ख्याल से इन्होंने गलती कर दी 5 नंबर में देके इसे। भाई अब देखें हम क्या करते हैं, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। भाई आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में का है, यानी क्वेश्चन कहा है सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है, 13, 16, 19, 14, 17, 20 और 15, 18, 21। भाई ये बराबर है 0 के, सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करना है तो देखिए भाई, सिद्ध करना है आपको इतना कि सिद्ध कीजिए कि 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0 है, यानी आपको सिद्ध करना। भाई देखिए बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, इन्होंने यही तो कहा है कि सिद्ध कर दो, तो कैसे भी सिद्ध करो, आपको करना है, आपकी हेडक है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, हमने देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका देखिए हम करते क्या हैं, हमने क्वेश्चन लिखा पहले 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। बात ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं। अब क्या काम करते हैं वो देखिए, हमने लिखा क्या कि ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट क्या करेंगे, C1 इजिकल टू C1 प्लस C3 कर दो, C1 इजिकल टू C1 प्लस C3 कर दो। तो कर देते हैं भाई, 13 में 19 जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2, हासिल लगा 1,
एक और एक 2 और एक 3 हो गए 32। ठीक, 14 में 20 जोड़ दो हो गए 34। 15 में 21 जोड़ दो भाई, 5 और एक 6 हो गए, और 1 और 2 3 हो गए 36। ठीक, अब 16 17 18 ऐसे ही रहने दिया, 19 20 21 ऐसे ही रहने दिया, हो गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑपरेट C1 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, C1 माइनस का 2C2, क्या करा, C1 माइनस का 2C2, तो भाई कर दो। तो देखें भाई 32 ये है और 16 ये है, 16 को हमने यानी दूसरे वाले कॉलम का क्या करना है, दोगुना। तो 16 का दोगुना क्या हो गया, 16 दूनी 32, और 32 माइनस 32 कितना होता है, 0। तो क्या होता है, 0। 34, 17 का दुगना कितना होता है, 34, तो 34 माइनस 34 कितना होता है, 0। और 36, 18 का दोगुना क्या होता है, 36 होता है, 36 में से 36 जाएगा तो 0 बचेगा ना भाई, है ना। तो भाई 0 बचेगा, तो अब बाकी क्या लिखा है लिख दो भाई, 16 लिखा है, 19 लिखा है, 17 लिखा है, 20 लिखा है, और लिखा है 18 और 21। तो भाई लोग ये बताओ, आपने ये सारणिक के प्रगुण पढ़े होंगे। प्रगुण मतलब प्रॉपर्टी, कि किसी भी सारणिक में किसी भी स्तंभ या पंक्ति के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं ना, तो मैं बता रहा हूं, सोचो भाई, मैंने ये कहा आपकी बुक में लिखा है, तो आप प्रगुण चेक करना कि प्रगुण दिया हुआ है, प्रॉपर्टी दी हुई है कि सारणिक की किसी सारणिक के सभी, किसी सारणी के एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। तो भाई देखें, इस सारणी में C1 के सभी मान कैसे हैं, शून्य हैं। तो सभी मान शून्य है तो सारणी का मान कितना हो गया, शून्य हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। लिख दोगे डेल्टा इक्वल टू, ये कितना आ गया, 0 आ गया, यानी 0। तो भाई लिख दोगे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणिक का मान भी शून्य होगा। यानी किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होंगे तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। तो भाई यही तो सिद्ध करना था हमें। कितने आसान तरीके से आगे खाली ऑपरेटर में करा, C1 इज इक्वल टू, तो C1 इज इक्वल टू यानी कि क्या हो गया, C1 प्लस C3, यानी C1 में C3 को जोड़ दिया, C3 ये हो गया, C1 ये हो गया, दोनों को जोड़ दिया, ये आ गया। और फिर हमने क्या करा, C1 में से C2 का 2 गुना घटा दिया, तो 32 में से 32 गया 0, 34 में से 34 गया 0, 36 में से 36 गया 0, यानी तीनों अवयव 0 आ गए। तो तीनों अवयव 0 आ गए तो सारणिक का मान क्या हो गया, शून्य हो गया, है ना। तो ये कौन सा खंड था, इसका 5वां का खंड था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट करने के बाद में अब मैं क्या करता हूं, ये आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके तो शेयर करें, है ना। जय हिंद साथियों।